अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हमारे मेहमान किसी तारुफ का मोहताज नहीं, तकरीबन 4 दहाइयों पे मुहित सियासी सफर, जमात इस्लामी की क़ियादत, वजारत, सेनेट और अवामी जदोजहद और एक ऐसी शनाख्त जिससे दोस्त और मुखालिफ दोनों इनकी सादगी और दयानतदारी से जोड़ते हैं। अब मुझसे ये भी जानने की कोशिश करें कि वो पाकिस्तान की सियासत को किस नज़र से देखते हैं। सर, वक्त देने का बहुत बहुत शुक्रिया। सर, सबसे पहले हम सियासत को एक तरफ रखते हैं। अब अगर मैं आपसे पूछूं सिराजुल हक कौन है, आप अपना तारुफ कैसे करवाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिराजुल हक के काम पाकिस्तानी और उम्मती हूँ। नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत से ताल्लुक़ रखता हूँ और एक आम आदमी हूँ। सर, आपकी ज़िंदगी में वो क्या ख़ास लम्हा था जिसने आपकी सोच और फ़िक्र का रुख बदला? क्या वो जो मकसद था वो आज भी वही मकसद है या वो मकसद बदल गया वक्त के साथ? मैंने 7वें क्लास में एक्सीडेंट किया था मोटरसाइकिल का, और उस एक्सीडेंट के दौरान मुझे पढ़ने का मौका मिला नसीम हिजाज़ी के नावल्स, अल्लामा इकबाल की शायरी और सैयद मौदूदी के लिटरेचर। तो उन्होंने मेरी ज़िंदगी का एक रुख मुतय्यन किया। मैं नहीं जानता था कि मेरी ज़िंदगी का मकसद क्या है, मेरा नस्बुलैन क्या है, मेरी मंजिल क्या है। तो इन तीनों शख्सियातों को पढ़कर मैं बिल्कुल क्लियर हो गया कि जिस तरह कुरान में अल्लाह ने फरमाया है कि मैंने कोई चीज़ अबस पैदा नहीं किया है, बग़ैर किसी मकसद के पैदा नहीं किया है। तो इन तीनों शख्सियात को पढ़ने समझने के बाद मुझे अपनी मंजिल भी मालूम हुई, ज़िंदगी का मकसद भी मालूम हुआ, और इसलिए इनके बाद मैं अंधेरे में नहीं रहा। दिन की रोशनी में भी मुझे अपनी मंजिल मालूम और रात के अंधेरों में भी। अच्छा सर, सियासत में आने का मकसद क्या था? एक नज़रिया था या ख्वाब इक़्तिदार था? क्या वो जो नज़रिया आपका बचपन में था अब वो नज़रिया वैसे ही है या वक्त के साथ बदलता गया? सियासत तो कोई पानी का हवज़ या तालाब नहीं है जिसमें मैंने इरादा की और चिल्लांग लगाई। धीरे धीरे मैं वहाँ पहुँचा, इसलिए कि इस्लामी जमीयत तलबा में शामिल होने के बाद मैं एक इज्तिमाइयत का हिस्सा बन गया। कारकुन बना, रफ़ीक बना, फिर रुकन बना, यूनिट का, फिर अपने तहसील का, फिर ज़िले का, फिर डिवीज़न का, फिर सूबे का, फिर पाकिस्तान जमीयत का नाज़िम मैं आला बना। इस तरह अपने कॉलेज लाइफ में इलेक्शन होते थे तो अपने कॉलेज की यूनियन का सदर बना, और इस तरह आहिस्ता आहिस्ता मैं वहाँ पहुँच गया जहाँ जाने का मुझे कभी यानी अंदाज़ा नहीं था कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, कि मैं जमीयत का नाज़िम आला बनूँगा या सूबाई असम्बली का मेंबर बनूँगा या फिर मिनिस्टर बनूँगा, जमात इस्लामी का अमीर बनूँगा या सेनेटर बनूँगा। तो इब्तदाई अय्याम में मुझे इस तरह कोई आइडिया नहीं था, बस मैं एक कारकुन के तौर पर आया था और चलते चलते जो काम अल्लाह ताला ने मुझसे लेना था वो अल्लाह लेता रहा। सर, सबसे ज़्यादा यहाँ कहा जाता है पाकिस्तान में कि यहाँ तक पहुँचने में ना आपका जागीरदार होना ज़रूरी है, आपके पास पैसा होना ज़रूरी है। लेकिन जैसे हम आपकी कहानी सुनते हैं, आप जब अपनी कहानी मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ में आप सुनाते हैं कि मैं एक गरीब का बच्चा था, जिस तरह मैंने सफ़र किया, जिस तरह मैंने तालीम हासिल की, इस परसेप्शन को आप किस नज़र से देखते हैं? ये वाकई सच एक परसेप्शन बना हुआ है या एक झूठा परसेप्शन? इसमें तो कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान में सियासत यरगमाल है, पाकिस्तान में मईशत यरगमाल है, पाकिस्तान में अदालत यरगमाल है। तो यहाँ सियासत में भी पैसा होना चाहिए, यहाँ अदालत में जीतने के लिए भी पैसा चाहिए। आप सेनेटर बनना चाहते हैं, आप MNA बनना चाहते हैं, आप MPA बनना चाहते हैं, या अपने पार्टी में किसी सीनियर पोजीशन पर आना चाहते हैं, तो आपकी सलाहियत की बजाय सबसे अहम काम वो आपका बैंक बैलेंस है। लेकिन इस्लामी तहरीक जमात इस्लामी में ऐसा नहीं है। यहाँ इखलास चाहिए और आपकी सलाहियत की बुनियाद पर आपको परखा जाता है और आगे बढ़ने का मौका दिया जाता है। तो मैं अपनी तारीफ़ के खातिर नहीं, अपनी दास्तान और कहानी बयान नहीं करना चाहता, सिर्फ़ उन लोगों को हौसला देने के लिए बात करता हूँ जिनके साथ पैसा नहीं है।
یا کسی عالیشان کوٹھی اور بنگلے میں رہنے کی بجائے کسی جھونپڑی میں رہتے ہیں یا کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، ان سب کو میں بتا دوں کہ اب بھی یہ میرا 13واں مکان ہے جو کرایہ کے طور پر میں چینج کرتا رہتا ہوں، اور اس وقت اسلام آباد میں رہتا ہوں۔ میرا والد صاحب بھی ایک استاد تھے، اور مجھے وہ دن بہت اچھی طرح یاد ہے کہ جب اس نے گاؤں کے ایلڈر کو اکٹھا کیا کہ اب سراج الحق 7ویں 8ویں کلاس میں پہنچ گیا ہے، کام کا قابل بن گیا ہے، تو ان کو کراچی بھیجوں مزدوری کے لیے یا ان کو سعودی عرب بھیجنے کا انتظام کر لوں، پاسپورٹ وغیرہ بنانے کی کوشش کروں۔ تو میں نے اپنے والد صاحب سے یہی وعدہ کیا تھا کہ میں آپ سے پیسہ نہیں لوں گا اپنی کتاب اور بستے اور کپڑوں کے لیے، ہاسٹل میں رہنے کے لیے، لیکن آپ مجھے پڑھنے دیں۔ اور پھر میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے ہمت دی کہ ہم اپنے تعلیمی دورانیے میں مزدوری بھی کرتے رہے، اور اس کی وجہ سے اپنے ہاسٹل کے اخراجات، کپڑوں کے، کتابوں کے خود ہی برداشت کرتے رہے۔ اپنے والد کے ساتھ میں نے وہ وعدہ ہمیشہ نبھایا کہ میں آپ سے کچھ نہیں لوں گا، اور اس طرح چلتے چلتے پھر میں یونیورسٹی تک پہنچ گیا۔ یونیورسٹی سے فراغت کے بعد پھر جماعت اسلامی کا کارکن بنا، پھر رکن بنا، پھر پاکستان جماعت کا امیر بھی بنا۔